हेलो एवरीवन, वेलकम बैक स्मार्ट स्टडी हब। आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हमारा जो फोकस चल रहा है एस्टेट 2023 के ऊपर चल रहा है। आज हम करेंगे इंग्लिश पेडागोजी की थर्ड या फोर्थ क्लास है। बहुत दिन हो गए इंग्लिश पेडागोजी को किए हुए, क्योंकि बीच में मैंने मैथमेटिक्स की क्लासेस निकाल दी। ये टीजीटी मैथमेटिक्स की 4 क्लासेज कंप्लीट हो चुकी है। एक क्लास कल तक आ जाएगी। मैंने यही बोला था कि 5 क्लासेज कंप्लीट करेंगे, तो हमारी 4 क्लासेज हो चुकी है। और मैंने बोला था कि 90 मार्क्स की जो आपकी स्टेट में 90 मार्क्स हम कंप्लीट करेंगे 25 तक। तो आज मैं आपको इंग्लिश की कंप्लीट क्लासेस दे दूंगी। तो हमारे सिर्फ और सिर्फ 10 नंबर का टॉपिक रहेगा, जो कि क्या रहने वाला है, रीजनिंग का टॉपिक रहता है बस। हिंदी पेडागोजी कंप्लीट हो चुकी है। इंग्लिश पेडागोजी हमारी कंप्लीट आज हो जाएगी। आज 24 ही है। आज इंग्लिश पेडागोजी की मैं मैराथन क्लास लास्ट में दे दूंगी, जो कि ये क्लास देनी ज़रूरी थी, क्योंकि आज की ये जो क्लास है ना, मैं यही सोच रही थी कि मैराथन में इंक्लूड कर दूंगी, लेकिन इसको मैंने डिटेल में पढ़ाना ज़रूरी था, ताकि आप इन चीज़ों से एक बार निकलोगे ना, तभी आप मैराथन को अच्छे से समझ पाओगे। क्योंकि ये चीज़ें ना आपके यूं की यूं आपके क्वेश्चनिंग में आ जाती है। तो आप एक क्लास मान लीजिए 30-35 मिनट की आप पढ़ लेते हो, तो कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा आपका। तो इस क्लास को ज़रूर देखिए आप, ठीक है। बाकी हम मैराथन लेके आएंगे, तो उस मैराथन में मैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेके आऊँगी, जिससे आपका क्वेश्चन 100% बनेंगे। कि आपके मान लीजिए 6 से 7 क्वेश्चन, 5 से 7 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। आपके आने कितने हैं, 8 से 9 क्वेश्चन तो पेडागोजी के आएंगे, तो 5 से 7 क्वेश्चन उस मैराथन क्लास से जरूर आ जाएंगे, जो कि आज इवनिंग में नहीं तो कल मॉर्निंग में तो आपको जरूर से जरूर मिल जाएगी। तो चलिए करते हैं स्टार्ट आज का टॉपिक। देखिए, अभी हम बात करेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके बाई यू की यू लाइन आपकी आ जाती है कई बार के ऑप्शन में, कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग क्या होती है, कि लर्निंग की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, आप किस तरीके से लर्निंग अधिग्रहण किस तरीके से करते हो, भाषा और का अर्जन आप किस तरीके से करते हो, ठीक है ना। देखिए, ऑल लिविंग इज लर्निंग, हर एक इंसान, हर जो जीवित चीज़ें है वो सीखती है, ठीक है ना। लर्निंग हमेशा चेंज होती रहती है, यूनिवर्सल होती है, सार्वभौमिक होती है। हर जगह पे हम हर कहीं पर भी आप चले जाइएगा, कुछ ना कुछ सीखने को आपको जरूर मिलेगा। ग्रोथ होती है, सीखोगे तो ग्रोथ होगी। एडजस्टमेंट कर सकते हैं आप, कुछ ना कुछ नया करोगे, कुछ सीखोगे तो आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। पर्पज ही होती है, मतलब कुछ ना कुछ पर्पज अगर हमारा होता है, तो भी हम क्या करते हैं, लर्निंग कर सकते हैं। लर्निंग इज डूइंग समथिंग न्यू, कुछ नया करने के लिए हम कुछ सीखते हैं, ठीक है ना। लर्निंग इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस अनुभव करने के लिए भी हम लर्निंग करते हैं। लर्निंग इंटेलिजेंस है, लर्निंग एक्टिव है, एक्टिव रहती है, ठीक है ना। लर्निंग इज बोथ इंडिविजुअल एंड सोशल, इंडिविजुअल रूप से भी आप सीख सकते हो और सोशल रूप से भी, आप सामाजिक रूप में भी सीख सकते हो, समाज से भी सीखते हो व्यक्तिगत रूप से भी आप लर्निंग कर सकते हैं, ठीक है ना। लर्निंग इज ए प्रोडक्ट ऑफ एनवायरमेंट, एनवायरमेंट हम वातावरण में रह के समाज के से इंटरेक्ट करके हम क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। लर्निंग इज डिस्कवरी, सीखना क्या है, एक खोज है। अब मान लीजिए कि अभी हमने कुछ सीखा नहीं है, ठीक है ना, अगर हम कुछ नया सीखेंगे तो नई खोज करेंगे, ठीक है। तो लर्निंग से रिलेटेड इनमें से कोई भी ऑप्शन आए तो आप टिक लगा सकते हो, ठीक है। ओके, अब हम बात करेंगे कि इफेक्टिव मेथड ऑफ लर्निंग। लर्निंग के इफेक्टिव मेथड कौन से हैं। लर्निंग को हम करके सीख सकते हैं। सबसे बेस्ट मेथड होता है कि जब हम कुछ खुद प्रैक्टिकली खुद करके देखते हैं, तो वो सबसे बेस्ट मेथड होता है। लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन से भी हम लर्निंग कर सकते हैं। लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट मतलब देखिए प्रयोगशाला में हम एक्सपेरिमेंट कर करके अलग अलग तरीके से, देखो कुछ चीज़ें हमें देख के समझ नहीं आती हैं, करके हम उसको अच्छे से एक्सपेरिमेंट करके हम उसको अच्छे से सीख सकते हैं। ग्रुप मेथड से हम क्या करते हैं कि ग्रुपिंग मेथड क्या होता है कि भैया 2-3 बंदे इकट्ठे बैठ के डिस्कशन से आप सीख सकते हो, ठीक है ना। प्रोजेक्ट करके डाल्टन मेथड और बेसिक मेथड से आप लर्निंग सीख सकते हो। लर्निंग बाय मिक्स्ड मेथड, मिक्स मेथड आप क्या करते हो, कभी मतलब कुछ करके सीख सकते हो, कुछ ऑब्जर्वेशन से, मतलब मिक्स मैच, इन सभी का मिक्स से आप सीख सकते हो। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग प्रोसेस, आप एक लर्निंग का प्रोसेस बना के भी आप क्या कर सकते हो, सीख सकते हो, एक कंटिन्यूटी बना के, ठीक है ना। स्टेज ऑफ लर्निंग क्या होता है, स्टेज ऑफ लर्निंग देखिए, फर्स्ट स्टेज क्या होती है, इस स्टेज के दौरान व्यक्ति न्यू टास्क करता है, कोई ना कोई नया टास्क होता है। देखो, सीखना जब शुरू करता है ना, वो हमारी फर्स्ट स्टेज होती है एक्विजिशन की, अधिग्रहण करने की, ठीक है ना।
तो ये होते हैं हमारे फर्स्ट स्टेज। सेकंड स्टेज क्या होती है, इन्फ्लुएंस प्रोफिशिएंसी है। इस स्टेज के दौरान व्यक्ति हायर डिग्री की एक्यूरेसी के लिए न्यू टास्क को प्लेटफॉर्म करना सीखता है। देखिए, सबसे पहले मान लीजिए बच्चा फर्स्ट क्लास में जाता है, सेकंड में जाता है, तो कुछ नई सीखता है। फर्स्ट स्टेज में, सेकंड में क्या करता है कि भैया जब कुछ लैंग्वेज हमें आ गई है, ठीक है, हमें लैंग्वेज का ज्ञान हो गया, लेकिन जब हम हायर पर्टिकुलरली एक ही लैंग्वेज के ऊपर पर्टिकुलरली काम करते हैं, ठीक है ना, किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर, किसी ने मैथ ले लिया, किसी ने साइंस ले ली, किसी ने हिंदी के ऊपर कंप्लीट कर लिया, किसी ने, आप किसी एक सब्जेक्ट में पीएचडी कर रहे हो, किसी एक सब्जेक्ट में आप मास्टरी कर रहे हो, उसको बोलेंगे हम सेकेंड लैंग्वेज। थर्ड स्टेज क्या होती है, मेंटेनेंस, उसको हम मेंटेन करेंगे। इस टास्क के दौरान व्यक्ति टीचिंग के बाद भी स्वतंत्र रूप से टास्क कर लेता है। टीचिंग के बाद भी मतलब क्या होता है कि जब किसी चीज़ में हम मास्टरी कर लेते हैं तो उसको हम फ्रीली उसका यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। फोर्थ स्टेज क्या होती है, उसको जनरलाइज करेंगे। इस स्टेज के दौरान व्यक्ति लर्न स्किल और या टास्क को अन्य सिचुएशन और एनवायरनमेंट को जनरलाइजेशन कर सकता है। मतलब एनवायरनमेंट और सिचुएशन के हिसाब से हम उसका यूज करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। जैसे क्या होगा कि मान लो सपोज दैट पहले बच्चा सीखता है, स्कूल में जाता है, ठीक है, फिर सेकंड में क्या करता है, हायर एजुकेशन फाइंड आउट करता है, मतलब आप मास्टरी करते हो किसी सब्जेक्ट में। फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसको मेंटेन रखते हो। मान लिया आपने मास्टरी कर ली, उसको मेंटेन रखने के लिए आप क्या करते हो, किसी टेस्ट को पास करते हो, ठीक है ना, स्टेट पास करते हो, नेट पास करते हो। फिर आप क्या करते हो, फोर्थ स्टेज में, मैं ये एग्जाम्पल से समझा रही हूँ, फिर क्या करते हो, जब आपने उसके ऊपर कंप्लीटली आपने मतलब उसको हमने कंप्लीटली जनरलाइज कर लिया है, हम वहाँ पे अपने फ्रीली रूप से हम पढ़ा सकते हैं। स्कूल में पढ़ा सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं, ऑफलाइन पढ़ा सकते हैं, किसी भी तरीके से हम उसका जैसे सिचुएशन कंडीशन के अकॉर्डिंग हम उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए, अब क्या है, लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है। लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है भैया, लैंग्वेज को हम अधिग्रहण करते हैं। इसके माध्यम से क्या होता है कि जिसके द्वारा मनुष्य जो है लैंग्वेज को दूसरों की भाषा को समझ सकता है और अपनी भाषा को दूसरों को समझा सकता है। लैंग्वेज एक्विजिशन यही है, ठीक है ना, क्योंकि ये कम्युनिकेट का एक माध्यम है। आप वर्डों के मतलब हमारे जो वर्ड्स हैं, वर्ड्स के माध्यम से सेंटेंस का उपयोग करके कम्युनिकेट करके हम अपने थॉट को, फीलिंग्स को हम दूसरों से के सामने रख सकते हैं, ठीक है। ये जो है एक मनुष्य ही कर सकता है, क्योंकि जो गैर मनुष्य है, गैर नॉन लिविंग चीज़ें हैं, उनको वो कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, तो वो बता नहीं पाएंगे, अपनी थॉट्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है भैया, लैंग्वेज को हम अधिग्रहण करके, लैंग्वेज को अर्जित करके हम अपने थॉट, फीलिंग्स सबको एक्सप्रेस कर सकते हैं दूसरों को, और दूसरों की भाषा को हम समझ सकते हैं। ओके, एक्विजिशन स्टेज कौन सी है कि बच्चा किस तरीके से अधिग्रहण कर सकता है। एक्विजिशन का अभिप्राय कुछ नया सीखना है। इस स्टेज के दौरान बच्चे को नया टास्क दिया जाता है। याद रखें, इनिशियली बच्चा मिस्टेक करेगा, धीरे धीरे जैसे जैसे एक्यूरेट होता चला जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे चीज़ें सीखना स्टार्ट करेगा बच्चा, धीरे धीरे उसके ऊपर मास्टरी प्राप्त करना शुरू कर देता है, ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि बच्चे को नया टास्क सिखाते समय कुछ स्टेप्स को हमें वर्णन करना है। जब बच्चे को फर्स्ट टाइम आप कुछ सिखाते हैं तो बताएं कि टास्क कैसे करना है, पहले उसको बताएं, फिर उसको करने के लिए दें, ठीक है ना। पहले बच्चे को समझाएं कि बच्चे आपको ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। बच्चे की एबिलिटी के आधार पर उसको डेमोस्ट्रेट के साथ प्रत्येक स्टेप उसे वर्बल इंस्ट्रक्शन देना पड़ सकता है, या टास्क के लिए उसे फिजिकल हेल्प देने की आवश्यकता पड़ सकती है। बच्चे को सीखने के लिए ट्रेनिंग के दौरान दिए गए वर्बल इंस्ट्रक्शन और न्यू टास्क अगले दिन सेम करने होने चाहिए, क्योंकि इंस्ट्रक्शन बहुत जल्दी चेंज हो जाते हैं, किए जाते हैं, तो बच्चे पजल हो जाते हैं। क्या होता है कि पहले दिन आपने बच्चे को समझाया, उससे एक्टिविटी कराई, नेक्स्ट डे फिर से आप उसको समझाओ, फिर से उससे एक्टिविटी कराओ, फिर उसके बाद बच्चा टास्क सही करता है तो उसे अप्रिशिएट करनी चाहिए, और बच्चे को लर्निंग के साथ आगे बढ़ने में मदद मिलती है। क्योंकि अगर आप उसको अप्रिशिएट करोगे तो बच्चा मोटिवेट होगा, और मोटिवेट होकर वो और ज़्यादा अच्छे से काम करेगा, ठीक है। इस एक्टिविटी के परफॉर्मेंस के बारे में बच्चे को फीडबैक जरूर दें कि आपने अच्छा किया या नहीं किया। अगर आप फीडबैक नहीं देते हो तो बच्चे को पता ही नहीं चलेगा कि अच्छा किया है कि नहीं किया है, ठीक है। तो फीडबैक बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज के फंक्शंस कौन से हैं, किस टाइप से आप लैंग्वेज को एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। एक है एक्सप्रेसिव फंक्शंस, जो कि लैंग्वेज मन में दबी हुई फीलिंग्स को हम प्रकट करते हैं, जिसके माध्यम से कोई भी रीडर्स या लिसनर के बीच में जो भी फीलिंग्स होती है
वो क्या करते हैं, हम एक्सप्रेस करेंगे, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करेंगे, अपने थॉट को एक्सप्रेस करेंगे, ये होता है एक्सप्रेसिव फंक्शंस। ठीक है, फिर आता है इन्फॉर्मेटिव, इसमें केवल लैंग्वेज के माध्यम से दूसरों को इन्फॉर्मेशन भेजना होता है। ठीक है, फिर होता है कम्युनिकेटिव फंक्शन, सोसाइटी के विचारों को साझा किया जाता है तो उसको हम कम्युनिकेशन के लिए लैंग्वेज की पहली आवश्यकता होती है। ठीक है, फिर आता है डायरेक्टिव फंक्शन। डायरेक्टिव फंक्शन क्या होता है, लैंग्वेज दूसरों को डायरेक्शन देने का माध्यम होती है, कि हम उसको सलाह दे सकते हैं कि आप ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले, तो ये डायरेक्टिव मैथ्स फंक्शन होता है। फिर इंट्रैक्शन फंक्शन क्या होता है, लैंग्वेज वन वे कम्युनिकेशन नहीं बल्कि टू वे कम्युनिकेशन होती है। इंट्रैक्टिव मतलब अगर मैं बात कर रही हूँ तो आप लोग भी बात करेंगे, जैसे टीचर बात कर रहा है तो स्टूडेंट भी बीच में आके बातें कर सकता है, तो ये होती है इंट्रैक्टिव फंक्शंस। ठीक है, इन्वोल्यूटरी फंक्शन क्या होता है, साहित्य समाज का दर्पण है, सोसाइटी की कोई भी प्रकृति मूल रूप से इसकी लैंग्वेज डेवलप नहीं कर सकता है। तो इन्वोल्यूटरी फंक्शन जो होता है साहित्य लिखने के लिए यूज की जाती है, वो होती है इन्वोल्यूटरी फंक्शंस। फिर आता है प्रिजर्वेशन फंक्शंस, मनुष्य अपनी नॉलेज ऑब्जर्वेशन और एक्सप्रेशंस को रिटर्न फॉर्म में सुरक्षित रख सकता है। तो हम अपनी वो फॉर्म जिसको हम प्रिजर्व कर सकते हैं, कि कुछ चीज़ें जैसे हमने कोई भी सब्जेक्ट लिया, उसके नोट्स बनाए, उसको हमने प्रिजर्व कर लिया, ठीक है ना, सुरक्षित रख लिया, सेफ रख लिया, तो ये क्या थे हमारे फंक्शंस थे। एक बार फिर देख लिए, एक्सप्रेस फंक्शन, इन्फॉर्मेटिव फंक्शन, कम्युनिकेटिव फंक्शंस, डायरेक्टिव फंक्शन, इंटरेक्टिव फंक्शन, इन्वोल्यूटरी फंक्शन और प्रिजर्वेशन फंक्शंस। क्लियर, तो ये थे हम लैंग्वेज के फंक्शंस। आ सकते हैं तो आप इसको लगा देना है, ठीक है ना। फिर आता है आपके डायरेक्ट दे रखा है भैया, ये चैलेंज ऑफ टीचिंग इंग्लिश एंड लैंग्वेज डिफिकल्टीज, एरर एंड डिसऑर्डर्स, कि टीचिंग को आप सिखाने में क्या प्रॉब्लम आ रही है, कि बच्चे किस तरीके से एरर कर रहे हैं, किस तरीके की कमियां हैं, कि इंग्लिश को मतलब आप सिखा रहे हो तो उसके सामने क्या क्या समस्याएं आ रही है, देखिएगा। तो लैंग्वेज इज के एक्यूरेट, जो लैंग्वेज को सिखाने में सबसे पहले क्या है, लैक ऑफ एम, प्रॉपर एम। हमें प्रॉपर एम ही नहीं पता है कि हमारा लक्ष्य क्या है। देखिए, दूसरों के देखा देखी में हम फॉर्म भर देते हैं, लेकिन हम लास्ट में क्या होता है कि कई बार होता है, सभी के आप लोगों के साथ भी हुआ होगा, कि फॉर्म भर दिया लेकिन हम एग्जाम देने नहीं जाते। वो क्या है, देखा देखी है, ठीक है ना। इसलिए खुद सोचो, पहले एक प्रॉपर एम बनाओ कि आप एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर प्रिपरेशन करने का टाइम नहीं है तो फिर आप फॉर्म क्यों भर रही हो, ठीक है। आप मतलब एक तो होता है कि भाई चलो हम थोड़ी बहुत तैयारी भी कर लेंगे, कुछ हमें नॉलेज है, फॉर्म भर देंगे, निकल जाएगा, ठीक है। एक तो ये एम होता है। एक होता है कि हम पर्टिकुलरली हम फिक्स तैयारी करेंगे और फिर हम अपना एग्जाम पास करके ही देंगे, ठीक है। दूसरा होता है कि भैया चलो उसने भर दिया, मैं भी भर देती हूँ। ये क्या है, ये एक प्रॉपर एम नहीं है, ठीक है। तो इंग्लिश टीचिंग के लिए सबसे पहले सीखने के लिए प्रॉपर एम होना चाहिए, ठीक है ना। टीचिंग स्टूडेंट और टीचर दोनों के लिए, ठीक है, क्लियर होनी चाहिए। अक्सर लर्नर और टीचर दोनों ही एमलेस होते हैं। किसी प्रॉपर एम होने के कारण इंग्लिश के सिखाने पर एडवर्स एफर्ट्स इफेक्ट पड़ता है और स्टूडेंट का एम सिर्फ एग्जामिनेशन में पास होना है आता है, इंग्लिश लैंग्वेज पर कमांड नहीं कर पाता है। वो क्या करते हैं कि एक बस बच्चा ये सोचता है बस मेरी पास मार्किंग आ जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो वो उसको अच्छे से सीख नहीं पाएगा, ठीक है। टीचर भी यही सोचते हैं चलो तुम पास जाओगे हो और क्या करना है ना, ऐसा सोचते हैं, बिल्कुल सोचते हैं। ओके, फिर आता है लो स्टैंडर्ड ऑफ टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक क्या है, टेक्स्ट बुक देखो, जो चीज़ें हम जिन चीज़ों को पढ़ने के लिए हम यूज कर रहे हैं, मान लीजिए, और हम पढ़ भी रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, और हम यूजलेस चीज़ों को पढ़ रहे हैं, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। तो ये सबसे इफेक्ट है लो स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को इफेक्टिवली सिखाने के लिए टेक्स्ट बुक का स्टैंडर्ड सीखने में बाधा उत्पन्न करती है, ठीक है। फिर आता है क्या, ओवर क्राउडेड क्लासेज। देखो, कहने को तो कह दिया है कि भाई 30 प्राइमरी में 30 स्टूडेंट होंगे तो एक टीचर होगा, फिर आपकी निम्न माध्यमिक में आपके पास 35 पे एक टीचर हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी क्लासेज में 50 से ज़्यादा स्टूडेंट, 50-60 सिखाने के लिए हम क्या करते हैं, फिर क्या आता है, यूज ऑफ ट्रेडिशनल मेथड का यूज किया जाता है। लर्नर की लर्निंग के मटेरियल और मेथोडोलॉजी दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट कर लेती है। हालांकि लर्निंग के मेथड, अप्रोच, टेक्निक्स और मटेरियल है, परंतु टीचर्स अभी भी ट्रेडिशनल मेथड का यूज करता है और अप्रोच से क्या करते हैं कि जो मेथड है ना, बने बनाए डर्रे पे कुछ नया करने की कोशिश नहीं करते, कुछ क्रिएटिविटी से बच्चों को समझाने की कोशिश नहीं की जाती है। तो ये ट्रेडिशनल मेथड
जो कि बच्चों को पहले से ही बोर कर रही है, समझ में नहीं आ रहा है कि जनरेशन चेंज हो रही है तो मेथड्स भी क्या होते हैं, चेंज होने चाहिए। ठीक है, तो यूज ऑफ ट्रेडिशनल मेथड इज आल्सो ए प्रॉब्लम टू लर्निंग इंग्लिश। फिर आता है लैक ऑफ क्लियर कट पॉलिसी। क्लियर कट पॉलिसी का क्या है, एक बहुत ज़्यादा कमी है। इंग्लिश लर्निंग में एक वेल डिफाइंड पॉलिसी का न होना प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जैसे जब टीचर को पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स, हायर स्टडी, देखिए इसमें क्या कहता है कि भैया टीचर को अच्छे से, आपको अच्छे से जो ट्रेनिंग दी जाती है ना, जैसे बीएड की ट्रेनिंग होगी, उनसे बच्चों को पढ़वा दिया, मतलब एक फिक्स टीचर नहीं लगवाया गया है। ठीक है ना, टीचर्स की वैसे ही बहुत ज़्यादा कमी है। तो ये क्या है, क्लियर कट पॉलिसी नहीं है, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कोई पर्टिकुलर टीचर नहीं है। मैथ वाले से ही साइंस पढ़वा रहे हो, साइंस वाले से मैथ पढ़वा रहे हो आप, एसएस वाले से इंग्लिश करवा रहे हो, ये सब क्लियर कट पॉलिसी नहीं है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है। फिर आता है डिफेक्ट्स इन इवेल्युएशन। इवेल्युएशन अच्छे से नहीं किया जाता है, सिर्फ पास होने का क्राइटेरिया बच्चों को दिया जाता है। बच्चों को कहा जाता है कि सिर्फ आप पास हो जाएं, मोटिवेट के लिए सफिशिएंट नहीं होता है। इंग्लिश में मिले हुए मार्क्स लर्नर के चारों लैंग्वेज स्किल्स रिलेटेड अचीवमेंट के लेवल को क्रिएटिव इंडिकेट नहीं करते हैं। प्रेजेंट में इंग्लिश एग्जामिनेशन नॉलेज ओरिएंटेड होती है, न कि स्किल्ड बेस। ये नहीं है कि आपको लिसनिंग अच्छी आनी चाहिए, मतलब आप अच्छे से इंग्लिश को लिसनिंग करेंगे तभी आप उसको स्पीकिंग कर पाएंगे। राइटिंग करेंगे, रीडिंग करेंगे, मतलब आपके चारों स्किल्स के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है। ठीक है, आपको सिर्फ इस ओरिएंटेड पढ़ाया जाता है कि भाई आप स्कूल में, क्लास में, मतलब आप पास हो जाओ। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है। अब देखो लैंग्वेज डिफिकल्टीज ये भी है कि द प्रॉब्लम्स ऑफ इंग्लिश वर्स हिंदी एज ए सेकेंड लैंग्वेज। तो हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया है, परंतु फिर भी ये ट्रू है कि इंग्लिश आने वाले समय तक एसोसिएटेड लैंग्वेज ही रहेगी। इंडिया में हिंदी और हिंदी रीजन है, तो सारे के सारे काम कहाँ किए जाते हैं, हिंदी में किया जाता है। वहाँ हिंदी और इंग्लिश में से एक लैंग्वेज सेकेंड लैंग्वेज है, दूसरी थर्ड लैंग्वेज के रूप में पढ़ाई जाती है। परिणामगत नॉन हिंदी रीजन्स में इंग्लिश थर्ड लैंग्वेज की तरह सिखाई जाती है। यह ट्रू है कि इंग्लिश में इंडिया में इंग्लिश को यूनिफॉर्म वे में नहीं सिखाया जाता है, तो ये एक प्रॉब्लम रूप में आती है। देखिए ये क्या कहना चाहता है कि इंग्लिश, हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, हिंदी जो है को ऑफिशियल लैंग्वेज है, मतलब सहायक ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो इसमें इसको सेकेंड दर्जा दिया गया है। ठीक है ना, तो इसलिए भी क्या है, इंग्लिश को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। हम सबसे ज़्यादा जो पढ़ते हैं वो किस में पढ़ते हैं, जो हमारा कम्युनिकेशन होता है, जो हमारी तरीका होता है, सबसे ज़्यादा हिंदी में ही होता है। ठीक है, तो ये भी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस हुई है। देखिए अभी जो प्राइवेट स्कूल है उनमें तो चेंज आया है, बहुत ज़्यादा चेंज आया है, लेकिन ये सब किसके ऊपर पर इफेक्ट डल रहा है कि वो जो सरकारी स्कूल है उनको आप ध्यान में देखो। जब ये प्रॉब्लम्स पढ़ रहे हो ना, आप उनको देखो, वहाँ का माहौल, ये पढ़ रहे हो ना, इनसे भी गंदा है। नहीं पढ़ाते कुछ भी, बच्चे थर्ड पास कर रहे हैं, फिफ्थ पास तक उनको ABCD नहीं आ रही है। बड़ी समस्या बनी हुई है कि कैसे, पता नहीं वो टीचर्स किस तरीके से सैलरी लेके चले जाते हैं, उनकी आत्मा कैसे मान जाती है। लैक ऑफ टीचर्स कॉम्पिटेंसीज। तो इंग्लिश टीचिंग्स में एक यह भी प्रॉब्लम है कि इसमें एस्पेक्ट, कंटेंट, एलिमेंट और स्किल्स सफिशिएंट नहीं है। पढ़ाने वाले ही अच्छे इस तरीके से नहीं पढ़ाते हैं, तो स्वयं इंग्लिश, खुद को इंग्लिश नहीं आएगी तो फिर दूसरों को कैसे पढ़ा पाएंगे। ओवर एम्फेसिस ऑन ग्रामर, सबसे ज़्यादा किसके ऊपर ध्यान दिया जाता है, रटी रटाई चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया जाता है। सबसे ज़्यादा आप ग्रामर के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हो, इम्पोर्टेंट आप ग्रामर को देते हो। क्या सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, मतलब ये सब, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव क्या है, इन सब के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। स्पीकिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। अगर मान लीजिए स्पीकिंग के टाइम पे आप अंडरस्टैंड कर जाते हो कि क्या बोल रहा होता है, ठीक है, लेकिन जब भी सामने वाला बोल रहा होता है तो आप ग्रामेटिकली एरर निकालने में चले जाते हो। मान लीजिए मैं ही पढ़ा रही हूँ, पढ़ाते पढ़ाते मैं आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, तो आप क्या सोचोगे, मैम ने तो पता नहीं इसके साथ 2 लगा दिया, इसके साथ 4 लगा दिया। अरे आप समझ गए हो ना, ये लैंग्वेज, आप बोलने का तरीका एक अलग होता है और लिखने का तरीका एक अलग होता है। तो ग्रामेटिकली एरर ढूंढते हैं तो सामने वाला बंदा पहले ही दब्बू किस्म का बन जाता है कि भैया हमें नहीं बोलनी है। ठीक है, तो आप ग्रामर के ऊपर ज़्यादा ध्यान ना दो, आपके स्पीकिंग में भी जो ध्यान दोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी ऐसे, मतलब ऐसा माहौल बन जाएगा जिससे आप इंग्लिश को अच्छे से सीख पाएंगे और इंग्लिश का एक जो हवा है ना, जो डर बैठा हुआ है वो दूर हो जाएगा।
ठीक है। फिर आता है लैक ऑफ लैंग्वेज लेबोरेटरी। इंग्लिश के टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए इंग्लिश लैंग्वेज लेबोरेटरी बहुत आवश्यक है। स्टूडेंट को करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सिखाने के लिए टीचर्स के प्रोनाउंसिएशन करेक्ट होने चाहिए, अतः टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में लैंग्वेज लेबोरेटरी फैसिलिटी होनी चाहिए, परंतु यह सच्चाई है कि अधिकांश टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ऐसी फैसिलिटी नहीं है। तो ये भी एक समस्या बनी हुई है। पहले टीचर को ट्रेन करो तभी आप बच्चों को अच्छे से समझा पाओगे। फिर क्या, तो टीचिंग थ्रू ट्रांसलेशन। ज़्यादातर टीचिंग जो है ट्रांसलेशन से पढ़ाई जाती है। पहले इंग्लिश की एक लाइन पढ़ाई, फिर उसके बाद उसकी हिंदी बता दी, फिर इंग्लिश की लाइन, फिर उसकी हिंदी, ये होते हैं ट्रांसलेशन मेथड। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बनी हुई है कि बच्चे इन हिंदी के थ्रू इंग्लिश को समझ रहे हैं, इंग्लिश टू इंग्लिश बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है। तो कुछ स्कूल में इंग्लिश ट्रांसलेशन मेथड द्वारा पढ़ाई जाती है। इसमें टीचर हर वर्ड या सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट करके बताता है। यह सोचता है कि एक बार स्टूडेंट को इंग्लिश वर्ड या सेंटेंस या मीनिंग पता होने पर इंग्लिश सीख जाता है। स्टूडेंट को इंग्लिश में बोलने के लिए ना के बराबर चांस मिलते हैं, तो स्टूडेंट जो है इंग्लिश नहीं सीख पाते हैं। ठीक है, फिर आता है एरर। एरर क्या है, हमारी लैंग्वेज सीखने के प्रोसेस में स्टूडेंट्स कुछ मिस्टेक्स कर सकता है। कई प्रकार के एरर होते हैं, चाहे वे एरर या मिस्टेक्स लैप्सेज हों। तो एक मतलब किस तरीके का आप लैंग्वेज के बिहेवियर में, उसके मीनिंग में आप किस तरीके का एरर हो सकता है वो देखिएगा। सिस्टेमेटिक होता है, एक सिमेटिक होता है, वो मैं बताऊंगी आपको कि क्या होता है। ठीक है, सिमेटिक क्या होता है कि आप मीनिंग के रूप में जो एरर आता है ना वो सिमेटिक होता है। सिस्टेमेटिक जो आपके स्ट्रक्चर के रूप में जो मीनिंग एरर होता है वो स्ट्रक्चर के रूप में आएगा। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं एरर। लैंग्वेज सीखने के प्रोसेस में स्टूडेंट कुछ मिस्टेक कर सकता है। कई प्रकार के एरर होते हैं, चाहे वे एरर मिस्टेक्स हो, लैप्सेज हो, या फिर किसी टाइप का हो। तो क्या होगा, एक होता है सिस्टेमेटिक डेलेशंस। कुछ लर्नर, जब एक लर्नर को कुछ सीखा नहीं होता तो उसे कंसिस्टेंटली रॉन्ग करता जाता है। मतलब कुछ जब बच्चे ने कुछ सीखा ही नहीं है तो वो कंटिन्यूटली उसको गलत से गलत पे चला जाता है। तो जैसे लेकिन ये जानने के लिए मस्ट के बाद टू नहीं लगाया जाता, तो स्टूडेंट मस्ट टू और मस्ट गो यूज कर सकता है, तो इनकन्सिस्टेंटली डाइवेशन मिस्टेक कहलाता है। अच्छा भैया, ये क्या कहना चाहता है, एक होता है सिमेटिक, एक होता है सिस्टेमेटिक। सिमेटिक क्या होता है कि जैसे क्या किया, सी इज ड्रिंकिंग फूड, तो क्या आ जाएगा, सी इज ड्रिंकिंग फूड। तो अब आप देखो, सब्जेक्ट है, वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है ना, लेकिन ये स्ट्रक्चर वाइज सही है। ठीक है, अब आपसे पूछेगा कि ये किस तरीके से गलत है। सिमेटिक ये गलत है क्योंकि इसका मीनिंग सही नहीं निकला, क्योंकि फूड को खाया जाता है, पिया नहीं जाता। तो ये क्या है, सिमेटिक रूप से गलत है, स्ट्रक्चर के रूप से ये सही है। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर वो होता है जैसे पहले सब्जेक्ट आ गए, फिर वर्ब आ गए, फिर ऑब्जेक्ट आ गए, ये हो गया स्ट्रक्चर। और सिमेटिक क्या होता है कि भैया आपका मीनिंग भी सही निकलना चाहिए। क्लियर, ओके। फिर आता है केयरलेस, जो मोटिवेशन की कमी होती है, कमी के कारण मोटिवेशन की कमी टीचिंग लर्निंग मटेरियल और प्रेजेंटेशन की स्टाइल को एट्रीब्यूटेड हो सकती है। फिर जनरलाइजेशन की अधिकता होती है, बहुत ज़्यादा ही जनरलाइजेशन करने लग जाते हैं कि आपने कितना सिखा तो दो पहले। ठीक है, फिर लैंग्वेज का क्रिएटिव होना, क्रिएटिव नहीं है। अगर आपके अंदर वो बात नहीं है कि आपके अंदर ही आप अंदर से थॉट नहीं निकाल पा रही हो, तो आप क्रिएटिव किस तरीके से होंगे आप लैंग्वेज में। ठीक है, फिर रूल्स की इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस, रूल्स कंप्लीट नहीं सिखाए जाते हैं। मटेरियल की कमी होती है, जहाँ दोनों लैंग्वेज के बीच एडजेक्ट पैरेलल नहीं है, वहाँ दोनों लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना डिफ़िकल्ट उत्पन्न हो जाती है। क्या कहना चाहता है, किसी को हिंदी नहीं आती, किसी को इंग्लिश नहीं आती, तो आप दोनों में ही आप इंग्लिश को हिंदी में सिखा रहे हो, फिर किसी को मातृभाषा में ही समझना है, तो क्या है, दोनों लैंग्वेज आप पैरेलल नहीं करते हो तो डिफ़िकल्टी आएगी। ओके अच्छा देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहना चाहता है कि डिसऑर्डर किस तरीके के हो सकते हैं। लैंग्वेज लर्निंग में कुछ डिसऑर्डर होते हैं कि आर्टिकुलेशंस डिफ़िकल्टी क्या होती है। इस तरह की प्रॉब्लम्स में स्पीकर कुछ निश्चित स्पीच साउंड उच्चारित बोल नहीं पाता है, कुछ साउंड्स जो है वो प्रोनाउंसिएशन नहीं दे पाता उनकी। जनरली ये साउंड सब्स्टिट्यूशंस, रिवर्सल्स, ओमिशंस से कंसर्न्ड होती है। इस कारण पुअर
मस्कुलर कोऑर्डिनेशंस हो सकता है। कुछ स्टूडेंट्स कुछ ब्लेंड्स जैसे STR TH को मतलब देखो ये होता है ना, एक तो CH होता है ना, इससे च बनता है। एक क्या होता है, जैसे STR बन गया, ST बन गया, CH बन गया, तो इस तरीके के प्रोनाउंसिएशन नहीं निकाल पाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए के से कै बनता है और सी से भी कै बनता है, सी से भी आपका क्या बनता है, कै बनता है। तो आप इस तरीके से कि बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि के से भी क्या बनेगा और सी से भी क्या बनेगा। तो इस तरीके का डिसऑर्डर होता है आर्टिकुलेशंस। फिर आता है लैंग्वेज डिसऑर्डर। ये फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर के रिजल्ट्स होते हैं जो नॉर्मल स्पीच डेवलपमेंट में इंफरेंस करते हैं। ये जो स्पीच होते हैं ये डिलाइड लैंग्वेज डेवलपमेंट, ब्रेन डैमेज के कारण हो सकता है। इसे अफेजिया भी कहते हैं। मतलब अफेजिया क्या होता है, बोलने संबंधी जो डिसऑर्डर होता है ना, जैसे हमने हिंदी में, जैसे हिंदी पेडागोजी में हमने पढ़ा था, वो अफेजिया, बच्चा बोल नहीं पाता अच्छे से, मतलब समझ तो जाएगा लेकिन उसको दूसरों को समझा नहीं पाएगा, वो होता है हमारे पास अफेजिया। क्लियर। फिर होता है डिसऑर्डर ऑफ वॉइस। वॉइस मतलब आपकी किस तरीके की डिफ़िकल्टी आती है, आप अच्छे से मतलब आपके उतार चढ़ाव, एक लय में बोल, मतलब एक ही लय में आप एक चीज़ को बोल रहे हो, कहाँ रुकना है, कहाँ स्लो होना है, कहाँ तेज़ बोलना है, तो ये होता है वॉइस डिसऑर्डर। ठीक है। फिर आता है रिदम डिसऑर्डर। रिदम डिसऑर्डर क्या कहता है कि इसमें क्या होती है, स्लटरिंग इंक्लूड होती है। स्लटरिंग कई तरह की होती है। कुछ स्टूडेंट साउंड्स, सिलेबल्स या वर्ड्स को रिपीट करते हैं। कुछ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा फास्ट बोलते हैं, तो कुछ जो है इनमें प्रॉब्लम आती है। कुछ बहुत जल्दी जल्दी बोल जाते हैं, कुछ एक ही चीज़ को बार बार दोहराते रहते हैं। तो ये है आपकी रिदमिक डिसऑर्डर। ठीक है, एक लय में नहीं बोल पाते। ठीक है, तो ये आप क्या कहोगे कि जो लैंग्वेज को सीखने के डिसऑर्डर कौन से हैं? आर्टिकुलेशंस, लैंग्वेज डिसऑर्डर, डिसऑर्डर ऑफ वॉइस और रिदमिक डिसऑर्डर्स। ओके। फिर आता है कोजेज ऑफ डिसऑर्डर कौन से होते हैं? सोशियो इकोनॉमिक, इमोशनल एंड एजुकेशनल रहित सहित इन्वायरमेंटल कोजेज डिसऑर्डर के कारण हो सकते हैं। इस एरिया में रिसर्च के आधार पर यह ऑब्जर्व किया गया है कि हाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट्स लोअर स्टेटस को बिलोंग करने वाले स्टूडेंट को वोकैबुलरी सेंटेंस की लेंथ के मामले में आगे होते हैं। यह कुछ हद तक कुछ हाई लेवल की इंटेलिजेंस के कारण भी होता है। ये बता क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है कि जैसे मान लीजिए शहर के बच्चे हैं, ठीक है ना, उनकी जो वोकैबुलरी होती है ना, बोलने का तरीका होता है, वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, बहुत उनकी वोकैबुलरी ज़्यादा होती है। तो गांव के बच्चे कुछ उनकी वोकैबुलरी कम होती है, लो होती है, तो वो थोड़े दब्बू किस्म के बन जाते हैं। कुछ हैं ऐसा, मैंने भी देखा है बहुत बार। तो ये है जहाँ पे हमारा समाज है, हम जहाँ जिस रहन सहन में रहते हैं, तो उसी के स्टेटस के हिसाब से कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा फास्ट तरीके से बोलते हैं और कुछ जो होते हैं वो सीखने में, उनके जो लैंग्वेज लर्निंग में उनका प्रभावित करता है। ये सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के उसमें आएगा। ठीक है। फिर पेरेंट्स और टीचर्स का रिप्रेशन एंड ओवर कंट्रोल स्टूडेंट्स को इमोशन टेंशन क्रिएट करता है और उसके माइंड में कॉम्प्लेक्स फॉर्म भर देता है। देखो पता क्या होता है, ये कुछ पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा दबाव देते हैं बच्चों के ऊपर, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। पता क्या, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ कि कई बार हम बच्चों को सिर्फ यही कहते रहते हैं, पढ़ ले बेटा पढ़ ले बेटा। लेकिन पता क्या, कहीं ना कहीं बच्चों की कुछ कमियां होती है। देखो टीचर भी अगर समझा देता है तो उसके बाद भी बच्चों को सीखने की ज़रूरत होती है। हम सिर्फ उनको ये कहने से नहीं पढ़ा सकते, वो काम तब करेगा जब हम उसको समझाएंगे। स्कूल से बच्चा आए इतना ज़्यादा काम नहीं बताते हैं। आप एक बार देखोगे तो 1 घंटे में बच्चे का काम आप करवा सकते हो। आप उसको वो सारी चीज़ें समझाएं कि ये है ये है ये। अगर आपने 3-4 दिन भी वो सारी चीज़ें समझा दी तो वो उस लय को पकड़ जाता है। ठीक है, तो फिर आपको, और आप इस लेवल पे हो, यहाँ टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, तो आप बच्चों का ट्यूशन करवा रहे हो कहीं और, तो ये सबसे बड़ी मूर्खता है। आप खुद भी तो बच्चों को पढ़ा सकते हो। फिर स्कूल के टीचर भी हेल्प करते हैं, फिर आप कुछ हेल्प करो तब बच्चा ग्रो करेगा। और आप उसके ऊपर दबाव बनाते रहोगे, पढ़ ले, काम कर लो काम कर लो, ट्यूशन भेज दिया, ये बच्चे के मेंटली स्ट्रेस पड़ता है, वो काम नहीं करेगा। बच्चों को उसकी मीनिंग्स को समझाओ, उसके अर्थ को समझाओ, जो चीज़ें जहाँ प्रॉब्लम आ रही है उसको
सोल्व करो। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है। इससे बच्चा दब्बू किस्म का बनता चला जाता है, कुछ चीज़ें वो अपने मन की बात भी बता नहीं पाता है। ओके, जिन्हें बच्चा इमीडिएट करता है। एक होता है कि बच्चा जो है पुअर मॉडल के पेरेंट्स को, टीचर को, फ्रेंड्स को क्या करता है, फॉलो करता है, और फ्रेंड्स अगर वही गलत सीख रहे हैं तो बच्चा भी गलत ही सीखेगा। ठीक है। एक होता है एक्सटेंटिव रीडिंग। एक्सटेंटिव रीडिंग क्या होती है देखिएगा, इसे रिपीट रीडिंग भी कहते हैं। इसको रिपीट रीडिंग एंड इंडिपेंडेंट रीडिंग के नाम से जाना जाता है। एक्सटेंटिव रीडिंग को 64-66 में, ये 64-66 में कोठारी आयोग आया था, स्ट्रांगली रिकमेंड किया गया था कि चीफ पर्पज और सब्जेक्ट मैटर एंड कंसंट्रेटेड करना है। एक्सटेंटिव रीडिंग से तात्पर्य सब्जेक्ट मैटर को अंडरस्टैंड करने के लिए साइलेंटली और क्विकली पढ़ना है। साइलेंटली, चुपचाप और बहुत तेज़ी से पढ़ना है, ये है एक्सटेंटिव। एक्सटेंटिव का मतलब व्यापक रूप से पढ़ना है आपको, मतलब पढ़ना कंप्लीट लेकिन जल्दी जल्दी पढ़ना है, ये है एक्सटेंटिव रीडिंग। फिर स्टूडेंट्स की एक्यूरेट एंड एक्टिव वोकेबलरी को इंक्रीज करना है। एक्यूरेट और एक्टिव, जो एक्टिव उसकी वोकेबलरी को और ज़्यादा बढ़ाना है। स्टूडेंट में रीडिंग के लिए इंटरेस्ट डेवलप करना है, हैबिट को डेवलप करना है, खुद पढ़ने की हैबिट को डेवलप करना है, कंसंट्रेशन की पावर को बढ़ाना है, क्योंकि साइलेंटली वो पढ़ेगा ना तो उसकी कंसंट्रेशन पावर ज़्यादा बढ़ेगी। तो एक्सटेंटिव रीडिंग के उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं कि भाई वो एक्यूरेट पढ़े, उसकी वोकेबलरी इन्हेंस हो, रीडिंग के लिए इंटरेस्ट डेवलप करे, सेल्फ स्टडी की हैबिट को बढ़ाए और पावर ऑफ कंसंट्रेशन को डेवलप करे। फिर आता है स्टेप ऑफ एक्सटेंटिव रीडिंग के स्टेप क्या क्या हो सकते हैं। स्टेप मतलब किस तरीके से आप पढ़ोगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा, फिर आप चुपचाप पढ़ेंगे, क्वेश्चनिंग कर सकते हो और रेपुटेशनलाइजेशन कर सकते हो उसमें। एक्सटेंसिव रीडिंग के लिए थॉमस एंड वेट के द्वारा दिए गए 2 पॉइंट्स को माइंड में रखना है। इंटरेस्ट इंक्रीज के लिए रीडिंग को मैटर के समझे और मैटर को रैपिडली और क्विकली रीड करना होगा। देखिए क्या करना चाहता है कि जो आप पढ़ रही हो ना, जो भी आप पढ़ रहे हो उसके मैटर, उसमें क्या दे रखा है उसको समझे और फिर उसको जल्दी से और साइलेंटली कंप्लीट करना है। ठीक है। इसके एडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं। यह एंटायर क्लास को बिजी और एक्टिव रखती है। पूरी क्लास को, देखो कहते हैं ना कि चुपचाप पढ़ो और कंप्लीट पढ़ के दिखाओ, तो पूरी क्लास को क्या करेगी ये, एक्टिव रखेगी, बिजी रखेगी। आइडिया एंड थॉट्स को बढ़ावा देती है। ठीक है। वोकेबलरी को इंक्रीज करती है। हाई एंड ट्रांसफर ऑफ लर्निंग एंड को वैल्यू देती है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्या करते हैं, सीखते हैं। ये जैसे हम लाइब्रेरी में पढ़ते हैं ना, तो लाइब्रेरी में हम क्या करते हैं, चुपचाप पढ़ते हैं और अपने काम से काम रखते हैं। तो ये होती है एक्सटेंसिव रीडिंग्स। क्लियर। ओके, फिर आता है उसके बाद आता है सप्लीमेंट्री रीडिंग। क्या होती है सप्लीमेंट्री रीडिंग? क्या होती है कि भाई आप मानक रूप से किस तरीके से पढ़ रहे हो, बुक से पढ़ रहे हो, किसी की हेल्प से पढ़ रहे हो, तो ये क्या होता है, सप्लीमेंट्री रीडिंग होती है, समझ के पढ़ रहे हो। ठीक है ना। ये इसके एडवांटेज क्या है, टेक्स्ट बुक में पाए जाने वाले वर्ड एंड फ्रेज किसी भी सप्लीमेंट्री रीडिंग में अगेन अकेयर होते हैं, इसलिए ये स्टूडेंट्स के मस्तिष्क में फर्मली एस्टेब्लिश्ड हो जाते हैं। स्टूडेंट्स में रीडिंग हैबिट विकसित हो जाती है। तो सप्लीमेंट्री रीडिंग क्या होता है कि भाई आप उसको इंटेंटिव रीडिंग की, इंटेंटिव फंक्शन क्या होता है कि भैया आप गहन तरीके से पढ़ते हो, बिल्कुल एक चीज़ को गहराई से पढ़ते हो, स्कैनिंग रूप में पढ़ रहे हो। ठीक है। तो वो होता है आपका सप्लीमेंट्री रीडिंग। क्लियर। ओके, मल्टीलिंगुअल क्या होता है, बस इसको और समझ लो कि भैया हो है क्या ये, इसका पर्पज क्या है इसकी उद्देश्य। ठीक है। आज के परिदृश्य में मल्टीलैंग्वेजिज्म एक ऐसी नेचुरल फिनोमिना बना हुआ है कि एक ऐसा भय बना हुआ है, टीचर के सामने भी मानी जाने लगी है, जिसका सकारात्मक संबंध विवेकपूर्ण आचरण जैसे होनी क्या चाहिए। जो मल्टी लैंग्वेज है उसको क्या लेना चाहिए, मैं बताती हूँ कि उसको एक फैसिलिटेटर के रूप में लेना चाहिए। हाँ, एक टीचर जो होता है ना वो कभी थकान फील नहीं कर सकता है। आप एक टीचर हैं तो आप हर एक चीज़ को पॉजिटिव लेके जाएंगे। ठीक है। क्लास में बच्चे हैं, क्लास में तो 100 तरीके की भाषा बोलने वाले बच्चे आएंगे, तो आप उनको देख के डरोगे नहीं। ठीक है। आपको उनको देख के डरना नहीं है। वो क्या है, कॉग्निटिव आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएंगे। फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन आता है। और स्कूल में अचीवमेंट से है, स्कूल के अचीवमेंट, ज़्यादा अचीवमेंट होगा, दूर दूर से बच्चे आएंगे, है ना। तो उसी के हिसाब से आपकी क्या होगी, आपकी लैंग्वेज डिफरेंट होती चली जाएगी। ठीक है।
तो आपको उनसे सीखना है, ठीक है। इससे बच्चे भी आपस में क्या होते हैं, सीखते ही हैं। ओके, फिर भी इसमें छिपी अपार पोटेंशियल का क्लासरूम में यूज नहीं हो पाता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। लैंग्वेज रिसर्च मल्टीलिंगुअलिज्म की इम्पोर्टेंस को उजागर करती है। सामान्य से क्लासरूम प्रैक्टिस एंड लैंग्वेज क्लासेज अधिक मोनोलिंगुअल बन जाती हैं। बच्चे जो लैंग्वेज अपने हाउस या कम्युनिटी में बोलते हैं वह स्कूल में नेग्लेक्ट है और उनका प्रयोग स्कूल में ही दृष्टि से देखा जाता है। देखिए, मल्टी लैंग्वेज के बच्चे तो दूर दूर से आते हैं, हर एक, देखिए जैसे मान लीजिए हरियाणा के बच्चे हैं, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में पढ़ने चले गए, तो हरियाणा में भी तो बहुत अलग अलग भाषा बोली जाती है ना। भिवानी के लोग अच्छे अलग तरीके से बोलते हैं, आपके झज्जर के साइड के अलग बोलेंगे, रोहतक की साइड के अलग बोलेंगे, कुरुक्षेत्र साइड के अलग बोलेंगे, तो डिफरेंट आप उसका यूज नहीं कर सकते हो क्लासरूम में, क्योंकि आप मान लीजिए आप वो अपनी क्षेत्रीय भाषा को बोलेंगे तो आपको एक है दृष्टि से देखा जाएगा कि देखो कैसे गामड़ू भाषा बोल रहा है ना। तो ये क्या है, ये वैसे होना नहीं चाहिए, मातृभाषा को प्रयोग करना चाहिए और उसको ऐसे दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, ठीक है। एक लैंग्वेज को क्या लेना चाहिए, लैंग्वेज को आपका एक रिसर्च के रूप में लेना चाहिए कि आपकी पोटेंशियल बढ़ेगी, आपके मतलब आप कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। लैंग्वेज एक विविधता है, टारगेट लैंग्वेज लर्निंग की राह में एक ऑब्स्टिकल समझी जाती है। टारगेट लैंग्वेज कौन सी होती है कि भैया जिसको हम सीख रहे हैं ना, जिसको अर्जित करने के लिए आए हैं, वो हमारी टारगेट लैंग्वेज। स्कूल में पढ़ाए जाने वाले डिफरेंट सब्जेक्ट उस स्पेसिफिक लैंग्वेज के माध्यम से ही पढ़ाए जाते हैं एवं लैंग्वेज की क्लास में एक टारगेट लैंग्वेज को छोड़कर अदर लैंग्वेज का यूज वर्जित माना जाता है। जैसे मान लीजिए आप क्लासरूम में हिंदी भाषा ज़्यादा बोलेंगे, बस यही कहना चाहता है, वो कुछ नहीं है, वो कुछ भी नहीं है इसमें। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उस सोसाइटी में अगर आप क्या करते हो, जिस माहौल में रहते हो उस माहौल का यूज आप स्कूल में नहीं कर सकते हो। जैसे आप घर पे बच्चे कुछ और लैंग्वेज का यूज करते हैं, मतलब एक ऑफिशियली लैंग्वेज का यूज करना चाहिए। आप हिंदी बोल सकते हो, इंग्लिश बोल सकते हो, लेकिन आप मातृभाषा नहीं बोल सकते हो, उसका वर्जित माना गया है। लेकिन अब एनसीएफ 2005 में त्रिभाषा का यूज किया गया है, हिंदी, इंग्लिश और मातृभाषा आप यूज कर सकते हो, आप बच्चे को वहाँ पर डांट नहीं सकते हो, ठीक है। ओके, टीचिंग इन द मल्टीलिंगुअल क्लासरूम। देखिए, अगर आप मल्टीलिंगुअल रूप से पढ़ाएंगे तो बच्चे और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, एक इंटरेस्टिंग क्लास भी बन जाएगी, एक बच्चे बोर नहीं होंगे। टीचर को मल्टीलिंगुअलिज्म को सोसाइटी में एक असिस्ट के रूप में देखता है। वह निसंदेह लैंग्वेज क्लासरूम में डिफरेंट लैंग्वेज में छिपी सृजनात्मकता संभावनाओं के दोहन का अधिकतम प्रयास करेगा। टारगेट लैंग्वेज को मतलब अच्छे से बच्चों को समझा पाएगा। और क्या होता है कि स्पेसिफिक स्किल के प्राप्त से लर्निंग लैंग्वेज के प्रमुख गोल नहीं रहेंगे। यह एक सोशल बिहेवियर में ये कुछ नहीं है कि मतलब ये नहीं है कि बच्चे ये नहीं कह पाएंगे कि भाई हम जो सीखने आए ना वो हमें सीखने को नहीं मिला। अगर आप मल्टी लैंग्वेज का यूज करते हो तो बच्चे उनको अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। देखिए, आप भी देखो कि अगर मान लीजिए क्लास में टीचर जो है हिंदी पढ़ाते पढ़ाते हरियाणवी बोलने लग गया, ठीक है, तो आपके लिए भी क्लास क्या होगी, एक इंटरेस्टिंग क्लास बन जाएगी ना। कभी बच्चे मतलब ये एक तो ये सोचेंगे कि टीचर किस तरीके से बोल रहा है ना, फिर कुछ लोग ऐसे इंटरेस्ट लेंगे कि टीचर हमारी वाली बोली बोल रहा है ना, फिर टीचर दूसरी बोली बोलेगा, तो एक एक्टिविटी आएगी क्लास में। और एक साधन के रूप में लेना चाहिए बहुभाषा को। लेकिन एक सच्चाई यही है कि बहुभाषा को देख करके टीचर भी डर जाते हैं। अच्छा, देखिए एडवांटेज क्या क्या है। एडवांटेज ये है कि भाई आप ट्रांसलेट करके पढ़ा सकते हो किसी भी उसमें, ठीक है, जल्दी समझेंगे बच्चे। फिर आता है कि एबिलिटी टू स्पीक मैनी मोर पीपल्स, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप समझा सकते हो अगर आपको बहुत बहुभाषा आती है तो। और ट्रैवल्स टू अदर कंट्रीज़ में आप मान लीजिए इंग्लिश आती है, फ्रेंच आती है, कुछ अदर लैंग्वेज आती हैं, तो आप दूसरे देशों में आसानी से घूम सकते हो। डिसएडवांटेज क्या है भैया, आप कन्फ्यूजन पैदा होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा भाषाएं बोलेंगे तो जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रही, हम बच्चों को टारगेट करके पढ़ रहे हैं ना, तो जिन बच्चों को समझ में नहीं आएगी वो कंफ्यूज हो जाएंगे। और पॉसिबल लैक ऑफ प्रोफिशिएंसी, मतलब इस तरीके के पहली बात तो टीचर ही नहीं मिलेंगे, उनकी कमी है, ठीक है ना, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है इसे। अब देखिए ये क्या है, ये बस मैं वैसे बता दूंगी कि ये क्या है। ऑर्गेनाइजेशन, रेमेडियल टीचिंग और डायग्नोस्टिक टीचिंग क्या होती है। डायग्नोस्टिक वो होता है कि भैया बच्चों को क्या नहीं आ रहा है, ठीक है ना, किस वजह से नहीं आ रहा है, उनके कारणों को पता लगाओ।
ठीक है। सबसे पहले जो आप सिखा रहे हो बच्चों में मोटिवेशन की कमी है, कि आप पॉवर्टी की कमी है, बैड हेल्थ है, कि टीचिंग में ही इफ़ेक्ट है, टीचिंग की वजह से ही कोई कमी है, तो जैसे कुछ फैक्टर हैं जिनको सोचना बहुत ज़रूरी है, किस वजह से बच्चा नहीं सीख रहा है। अगर उस कारण का पता लग गया तो फिर हम क्या करेंगे, उसका रेमेडियल उसका उपचार कर सकते हैं। रोगी की बीमारी का नहीं पता होगा तो डॉक्टर इलाज कैसे करेगा। तो सबसे पहले उस रोगी की बीमारी का पता लगाओ, फिर उसके बाद उसका रेमेडियल दो, ठीक है ना। फिर उसके बाद उस कारणों का पता लगा के उसका उपचार करना ही क्या है, आपकी रेमेडियल है, ठीक है। फिर देखिए ऑब्जेक्टिव रेमेडियल क्या होती है। ऑब्जेक्टिव रेमेडियल क्या होगा भैया, इनिशियल एरर को उस जो आपकी एरर है उसी टाइम पे उसको इम्प्रूव कर दो। स्टूडेंट की नॉलेज से रिलेटेड एरर को रिमूव करना है, ठीक है। स्टूडेंट्स की नेसेसरी हैबिट्स और स्किल एंड मेंटल हैबिट को टीच करना है, किस तरीके से बच्चे की हैबिट है, किस तरीके की स्किल से वो सीख सकता है, और उसकी मेंटल हैबिट क्या है तो उसको आप टीच करो। एंड टेक्स्ट बुक के आधार पर एबिलिटी और एफिशिएंसी को इंकरेज करना है। स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू को एक डिजायरेबल फॉर्म देना है। स्टूडेंट को सेल्फ कॉन्फिडेंस क्रिएट करना है। गुड क्वालिटी एंड हैबिट को डेवलप करना है। स्टूडेंट्स की मेंटल टेंशन को रिड्यूस करना है। यह है आपकी रेमेडियल टीचिंग्स, ठीक है ना। फिर आता है मेथड कौन से आप अपना सकते हो, कि किस तरीके से आप रेमेडियल टीचिंग दे सकते हो। स्टूडेंट्स की लर्निंग रिलेटेड डिमेरिट्स का अध्ययन करना है, उनको रिमूव करने के लिए मेथड्स को बताना है। स्टूडेंट को उसके पर्सनल डिफरेंसेस एंड प्रॉब्लम्स के अनुसार अलग अलग ग्रुप में विभाजित करके टीचिंग की व्यवस्था करना है। मतलब किस किस बच्चों को क्या क्या प्रॉब्लम है उनसे रिलेटेड आप एक ग्रुप बना दो, उनको एक अलग से उनको रेमेडियल दो, ठीक है। स्टूडेंट्स की ज़रूरतों को माइंड में रखते हुए उन स्टूडेंट के स्मॉल ग्रुप बनाकर टीचिंग की व्यवस्था करना है। ओकेजनली स्टूडेंट की एरर को रिमूव करना है। टीचिंग से संबंधित वीकनेस, शॉर्ट कमी, मतलब जो भी कमियां आपकी आ रही हैं बैड हैबिट को जानने के लिए, ऐसी प्रॉब्लम्स को रिमूव कर देना है। जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं बच्चों की तो वो दूर करनी है, उनको मोटिवेट करना है, उनके गुड हैबिट्स में इन्हांस करना है, उनकी मतलब आपको उसको क्या करना है, मेंटल टेंशन को रिड्यूस करना है, ताकि बच्चे अच्छे से एक माहौल क्रिएट हो जाए और अच्छे से वो पढ़ पाए, ठीक है। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ हेल्पिंग पीपल्स विद लर्निंग डिफिकल्टीज। किस तरीके से आप लर्निंग डिफिकल्टीज को दूर कर, टीचिंग प्रिपरेशन होनी चाहिए, विभिन्न लर्निंग एक्टिविटी को ऐड डिवाइस का होने चाहिए। अलग अलग अगर मान लीजिए डिवाइस एक होता है, मतलब दृश्य श्रव्य सामग्री हो सकती है, आपकी टीचिंग लर्निंग मटेरियल का आप यूज कर सकते हो। आपकी टीचिंग अप्रोच अच्छी होनी चाहिए, क्लियर इंस्ट्रक्शंस उपलब्ध कराने चाहिए, मीनिंग लर्निंग सिचुएशन को डिजाइन करना चाहिए, मीनिंगफुल होनी चाहिए, आपकी जो सिचुएशन है ना उसका अर्थ होना चाहिए। ऐसे ही नहीं, कई टीचर ऐसे देखेंगे, मैं बस टीचर के बारे में नहीं बोलना चाहती कुछ भी, मेन के पॉइंट को समराइज करना चाहिए। मतलब जो आप पढ़ा रहे हो उसके मेन पॉइंट को भी आप लास्ट में समराइज जरूर करोगे, तो अगर बच्चों की थोड़ी बहुत कमियां रहेगी तो वो भी अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। स्टूडेंट को क्लास एक्टिविटी में एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए इनकरेज करना चाहिए। कई बच्चे क्या होते हैं कि सामने आने से डरते हैं, लेकिन उनको एनकरेज करोगे तो आप वो आगे आएंगे और उनका जो डर है ना वो निकलेगा, ठीक है। डर हमेशा सभी में होता है डर, लेकिन उसको निकाल देते हो ना तो फिर आपको नहीं लगेगा। फिर आता है स्टूडेंट की लर्निंग इंटरेस्ट और मोटिवेशन को बढ़ाना चाहिए। लर्निंग फोकस, प्रोसेस पर फोकस करना चाहिए, किस तरीके से वो सीख रहा है उसके ऊपर फोकस करें। इंडिविजुअल पीपल्स के परफॉर्मेंस के लिए कंसर्न दर्शाएं। कंसर्न मतलब आप उनको बताएं इंडिविजुअली कि आप अपनी अकेले भी परफॉर्मेंस दे सकते हो। ग्रुप में क्या होता है कि इतना डर नहीं होता, लेकिन एक अकेले देते हो तो वो एक कॉन्फिडेंस ये लगाता है। फिर ज़्यादा प्रोसेस ऑफ रेमीडियल टीचिंग। रेमीडियल आप किस तरीके से करोगे, ये तो थी डिफ़िकल्टीज, ठीक है ना। मतलब आप किस तरीके से आप डिज़ाइन कर सकते हो उनको, ओके। फिर आता है कैरिकुलम अडेप्टेशन, पाठ्यक्रम अनुकूल होना चाहिए, गृह नीतियाँ अच्छी होनी चाहिए, मतलब आप घर पे वर्क जो होमवर्क देते हो उसके लिए शिक्षण योजनाओं का निर्माण करना चाहिए। टीचिंग एक्टिविटी एड एंड सपोर्टिंग मटेरियल होना चाहिए। एड्स के माध्यम से समझा सकते हो, टीचिंग एक्टिविटी के माध्यम से समझा सकते हो, सपोर्टिंग जो मटेरियल आप यूज कर रहे हो वो भी आपका क्या होना चाहिए, उचित होना चाहिए।
तो ये थी हमारी इम्पोर्टेंट क्लास, जो कि मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, यहाँ से आपके क्लास क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है। तो एक क्लास रहने वाली है जो कि मैं एक कंप्लीट क्लास लेके आऊँगी, जिसको हम शक्तिमान क्लास बोल सकते हैं, इंग्लिश की शक्तिमान क्लास। अब तक हमने 3 क्लासेज की है, 3 या 4 क्लासेज हो चुकी है हमारी। उन क्लासेज को मिला के जो भी रह गया है ना, वो कंप्लीट हम एक मैराथन क्लास में लेके आएंगे। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।